बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को आज एटमी ताकत बने 24 साल मुकम्मल हो गए। यौम तकबीर मनाया जा रहा है और यकीनी तौर के ऊपर आज से 24 साल पहले पाकिस्तान ने यह शर्फ और एजाज़ हासिल किया कि इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क बना जो एटमी ताकत बना। और यकीनी तौर के ऊपर खत्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है वो बरकरार रहा, ये बहाल हुआ और साथ ही साथ यौम तकबीर वतन के दिफा के लिए पाकिस्तानी कौम के अज़म का इआदा भी है। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये बात कही गई है। लेकिन नाज़रीन, एक बात बड़ी अहम है कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा एटमी मुल्क जिसकी ताकत नाकाबिल तस्खीर है, जिसकी तरफ कोई मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता, जो पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकता, ये क्या वजह है कि आज मुल्क पैसे को मोहताज और वो भी IMF का मोहताज है। आज हम आपस में अंदरूनी तौर पर दस्तो गिरेबा हैं। आज हम अंदरूनी तौर के ऊपर एक दूसरे के साथ इल्ज़ाम तराशियों पर में मसरूफ़ अमल है। आज हम एहतजाज करते हैं, धरने करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, आज हम NRO की बातें करते हैं और साथ ही साथ हम जब बात करते हैं सियासत की, पोलराइजेशन की, एक ऐसे हद तक हम चले जाते हैं जहां पे हमें वतन अजीज का कोई ख्याल नहीं रहता है। यकीनी तौर के ऊपर ये वो लम्हा फिक्रिया है, ये वो सवालात हैं, ये वो बातें हैं जिन्हें आज हमें सोचना होगा, मिल बैठकर इस बात के ऊपर इत्तेफाक करना होगा कि सियासत जरूर की जाए, सियासत जरूर करें, एहतजाज भी करें, लेकिन उस सियासत के अंदर मुल्क सबसे पहले हो, मुल्क की बका सबसे पहले हो, मईशत पहले हो, तरक्की पहले हो, अवाम पहले हो और अवाम की खुशहाली पहले हो। तमाम चीजें होती रहेंगी। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ जिस चीज के ऊपर गुफ्तगू हम करने के लिए जा रहे हैं, हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। हुकूमत ने कहा बहुत मुश्किल फैसला है, हमने करना पड़ेगा, कड़वी गोली खानी पड़ेगी, IMF की बात माननी पड़ेगी और नहीं मानी गई तो डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। क्या ही कहने इस बात के ऊपर कि वो लोग, वो जमातें जो पहले जब हुकूमत में थी उसका दिफा करती नजर आती थी, जो अपोजिशन में थे वो उस पर तनकीद करते थे, आज जो हुकूमत के अंदर हैं वो उसका दिफा कर रहे हैं, जो आज अपोजिशन के अंदर हैं वो तनकीद कर रहे हैं। यानी कि लकीर के इस पार, यानी वक्तन फवक्तन लकीर के उस पार और इस पार का खेल है। जो पहले उस पार थे वो इस पार हैं, जो इस पार हैं वो उस पार हैं। लेकिन क्या कहिए कि सारी सूरत हाल और सियासत के अंदर सारा बोझ अवाम पर पड़ जाता है। एक शेर जो इस हवाले से जो इसकी पूरी तर्जुमानी करता है कि वो जो इस पार हैं उस पार मुझे जानते हैं, ये जो उस पार हैं इस पार समझते हैं मुझे। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम जरा दो शॉर्ट स्टेटमेंट्स आप तक दिखाना चाहेंगे। मरियम नवाज साहबा ने अब से कुछ दिन पहले जलसा आम में तकरीर करते हुए क्या कहा था और खास तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर अवाम पर डालने वाले बोझ के हवाले से, IMF के हवाले से सबसे पहले आपको वो दिखाते। नवाज शरीफ के लिए क्या मुश्किल था, शहबाज शरीफ के लिए क्या मुश्किल था कि तुम्हारी तरह कुर्सी से चिपके रहते और रोज की बुनियाद पर महंगाई में इजाफा करते रहते। IMF की सारी शराइत माननी पड़ती, सर झुका के इमरान खान की तरह कह देता कि हाँ जी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दूंगा, तो ये कोई मुश्किल काम था? नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। मौजूदा हुकूमत ने आज़म किया था, ये 19 मई 2022 को मरियम नवाज साहबा ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा, लेकिन घुटने टेकने पड़े IMF के सामने। इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे और यह याद रहे कि 28 फरवरी को जब उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए की कमी भी की और यह ऐलान भी किया कि अब कीमतों को बजट तक नहीं बढ़ाया जाएगा, वो उसका दिफा कैसे करते थे जो आज तनकीद कर रहे हैं इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से, यह भी आपको दिखा दें। जब ऑपोजिशन वाले ये कहते हैं कि जी वो हो बड़ा महंगा हो गया पेट्रोल और डीजल, तो कभी मुझे जरा ये बताएं कि वो उनके पास इसका क्या हाल है। हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, तेल ऊपर चला जाए, हम उसके बाद क्या करें? यानी अगर इनके पास कोई हाल है तो हमें बता दें।
क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान दुनिया के 190 मुल्कों में से 25वें नंबर पे है, जिधर अभी भी हमारा तेल और पेट्रोल और डीजल सबसे कम बिक रहा है। यानी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। अगर हम ये ना करें 70 अरब रुपए का, तो आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल हो 220 रुपए लीटर का। यह है इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, दिफा करते थे कि कहां कहां पेट्रोल जो है किन ममालिक में, यानी 190 ममालिक में 25 मुल्क ऐसे हैं जहां पे पेट्रोल डीजल सस्ता बिक रहा है और पाकिस्तान का शुमार उसके अंदर है। दिफा करते थे, कहते थे जनाब ले आए, कोई सोल्यूशन है, कोई हल है, हमें बताएं हम क्या करें, हम उस पर अमल करेंगे। और आज तनकीद कर रहे हैं। आज जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, ये वही IMF प्रोग्राम जो कि PTI दौरे हुकूमत का है, उसी को यह हुकूमत आगे लेकर जा रही है। आज इमरान खान तनकीद कर रहे हैं। और यही नहीं, सामने कुछ दिखाते हैं, पीठ पीछे कुछ और हो रहा होता है। वही लॉन्ग मार्च जिसके हवाले से इन्होंने कहा कि ये आएंगे, 2 मुतालबात पूरे जब तक नहीं होंगे इस्लामाबाद में बैठेंगे और बैठे रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, बुध को चले, जुमरात की सुबह आए, यहां से तकरीर की और यहां से चले गए। बिहाइंड द सीन क्या हुआ, पस्से पर्दा हकायक क्या हुए, कौन सी डील हुई? खान साहब तो लोगों को यह बताते हैं कि जनाब खून खराबे का खतरा था, इस वजह से चला गया, लेकिन कहते अब दोबारा तैयारी करके आऊंगा। मतलब यह हुआ पहले तैयारी नहीं थी, पंजाब से लोग निकले नहीं, आ नहीं सके, मतलूबा नंबर पूरे नहीं थे। और अगर तैयारी नहीं थी और तैयारी अगर थी, अगर लोग भी थे और अगर खान साहब को खून खराबे का खतरा था, तो सवाल यह पैदा होता है क्या खून खराबे का खतरा था या पीछे डील हुई? डॉन की आज स्टोरी भी है जिसके ऊपर बताया यही गया है कि ये जो पीछे मामला तय हुए उसके अंदर एक साबिक चीफ जस्टिस, एक बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन और साथ ही साथ एक रिटायर्ड जनरल। एक ऑडियो क्लिप भी लीक हुई है जिसके अंदर मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी साहब की ऑडियो जो कन्वर्सेशन है, बातचीत है, वो भी मंजर आम पर आ गई है। और यही बताया गया है कि जिसमें मलिक रियाज साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने उनको लातादाद मैसेजेस किए और आसिफ अली जरदारी से कनेक्ट या उनसे अदम एतमाद के हवाले से बात करने की जब कोशिश की गई तो बताया गया, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा बहुत देर हो गई है, इम्पॉसिबल। इसके ऊपर बात करेंगे, सारी चीजों के ऊपर मुझे बात करने के लिए ज्वाइन करेंगे निहाल हाशमी साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया आपका निहाल साहब। कर्नल आबिद लतीफ साहब तजियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर साहबा मेरे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब आपसे आगाज करता हूं। सबसे पहले क्या हुआ, दावे तो बहुत करते थे आप, तनकीद भी बहुत करते थे, बोझ नहीं डालेंगे, IMF के सामने लेटेंगे नहीं, घुटने नहीं टेकेंगे, लेकिन हुआ क्या, क्यों बढ़ा दी आपने 30 रुपए, क्यों कीमतें बढ़ा दी, क्यों आपने ये रीजन दी कि अगर नहीं करते तो IMF के सामने डिफॉल्ट कर जाते? जो काम आप जिस पर तनकीद करते हैं वही आज आप सब कुछ कर रहे हैं, तो फर्क तो कुछ ना हुआ फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद रईस साहब, आपकी सारी बातों को बड़ी तवज्जो से मैंने सुना, आपके इंट्रो को सुना, बहुत अच्छा लगा कि आपने कौमी उमूर पे बात की। तो मेरी तशनगी बढ़ गई कि मैं उसमें जो चीज़ आपसे छूट गया, रह गया, उसे बयान कर दूं। 1971 में जब मुल्क दोलख्त हो गया, उसके बाद ये महसूस किया गया सियासी लोगों के जानिब से कि हमें अपने अस्करी क़ुव्वत को, पाकिस्तान के दिफा को, दिफाई निज़ाम को बहुत मजबूत करना है। और अल्लाह की शान है कि डॉक्टर कदीर खान जब पाकिस्तान आते हैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उस फार्मूले को कंसीव करते हैं। और आप देखिए इस मुल्क का अलमिया, वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, सारे आगे बढ़ाते हैं, और आखिर में आके मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो जरूरत का मुजाहरा करते हैं, वो जिगरे का मुजाहरा करते हैं, रद्द कर देते हैं सारे ऑफर्स को, प्राइवेट अकाउंट में भी $1 बिलियन रद्द कर देते हैं। और वो क्या बोलते हैं, ऐ ताहिर लाहौती, उस रिस्क के मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। और फिर कुरान का वो सूरत की वो तर्जुमा बताते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने घोड़े को तैयार हो। फिर कदीर खान साहब का जिक्र आता है। ये तीनों आदमी के बगैर हम 28 में नामुकम्मल है। मगर कौम ने क्या किया, जिनके खिलाफ हमने न्यूक्लियर ताकत बने, आपने कहा ना, फिर हम पाई पाई को मोहताज क्यों हो गए? पाई पाई को इसलिए मोहताज हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक जाबिर आमिर के कहने पे भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया। फिर अदालतों ने पनामा में नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर कर दिया। और फिर एक और जर्नल ने डॉक्टर कदीर के ऊपर सारे इल्जाम दिए। एज ए कौम मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हम कितने मोहसिन कुछ लोग हैं। ये जो सरकारी लोग होते हैं, जो बाबूज होते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद भी वो जजेस हो, पुलिस अफसर हो, ब्यूरोक्रेट हो, नौकरी ढूंढ रहे होते हैं,
ये हम सियासतदान हैं जो कंसीव करते हैं मुल्क के दिफा के लिए जानो माल। निहाल भाई, मैं आपकी सारी बातें दुरुस्त है। आज मैं आपसे आज नहीं देखे, आज मैं आपसे जवाब लूंगा, ऊपर हमला आज किया आज मैं जवाब लूंगा, मैं आज आपसे जवाब लूंगा। लेके आए मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 56 बिलियन की। निहाल भाई, आज मैं जवाब इससे बड़ा लूंगा। कोई मुआहदा, मैं आज कोई गेम चेंजर नहीं आया मैं सारी बातों को, क्या क्या नवाज शरीफ के साथ ये सारी बातें होती रहती हैं। मैं आज आपसे जवाब लूंगा। मुझे बताइए, पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाई जब आप ये कहते थे कि नहीं घुटने टेकेंगे, पेट्रोल की कीमत नहीं आगे बढ़ाएंगे, तनकीद करते थे आप इसी पीटीआई हुकूमत पर तनकीद करते थे। सुने तो सही, हौसला करे सुनने की। ये सिलसिला 71 से शुरू होता है और बाद में अखियारों ने पाकिस्तान में ऐसे लोग डाले जो हकीम सईद कह के गए कि बाहर के एजेंट आएंगे, और इमरान खान के बारे में खास करके पाकिस्तान से सीपैक को भी रोड कर दिया और IMF में जाके दस्तखत ऐसा कर दिया कि आज हमने नहीं किया, ये उसने किया है। उसने वो मुआहदा किया दस्तखत, हमने तो कोई मुज़ाकरात ही नहीं किया अब तक। हम तो उनके वो दस्तखत, उस मुज़ाकरात, उस मुआहदा को ऑनरशिप दे रहे हैं। फिर आप हम पे इल्जाम लगाते हैं। आपने कभी इल्जाम पूछा? नहीं है, मैं तो बात ये कर रहा हूं कि अगर आपने 71 की बात की है, आपने हिस्ट्री की बात की है और हिस्ट्री चलते हुए चल रही है, तो फिर आप इन चीजों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं? फिर फैसले के उनको टांगा, हम नहीं करते। सियासतदानों ने पाकिस्तान बनाया, बाबुओं ने नहीं। सियासतदान जेल जाते हैं, बाबू नहीं जाते हैं। बाबू को एयर कंडीशन भी फ्री का मिलता है, पेट्रोल भी फ्री का मिलता है। हम सियासतदानों को नहीं मिलता फ्री का पेट्रोल, घर। और आप निहाल भाई, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, कर देते नहीं कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, फ्री पेट्रोल नहीं मिलता। मुल्क को कर रहा हूं, उसके सियासी निजाम को मिलान कर दो। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मुझे 71 से तारीख तो बताई, आपने मुझे 47 से तारीख तो बताई, लेकिन आपने मुझे यह नहीं बताया, अगर आप कह रहे हैं आप ऑनर कर रहे हैं उस चीज को, तो आपसे पहले की हुकूमत भी तो उसको ऑनर कर रही थी। उसने भी तो पेट्रोल की कीमत उसी लिए बढ़ाई कि उसने IMF के प्रोग्राम की तरफ रुजू किया। अब जब बढ़ाई कीमत तो आप तनकीद करते थे, आज आप बढ़ा रहे हैं तो वो भी तनकीद कर रहे हैं। क्या पार्लियामेंट से पूछ के गए थे? क्या पार्लियामेंट से पूछ, क्या ऑपोजिशन को एतमाद में लेके गए थे? सिर्फ PTI की हुकूमत ही पाकिस्तान थी? नहीं, के हुकूमत और उस पार्टी के अलावा पाकिस्तान में 22 करोड़। चले डॉक्टर जरका से बात करता हूं। ठीक है, आपने बात कर दी, मैं डॉक्टर जरका मेरे साथ मौजूद है। दुकानदार बसते थे, क्या उनसे पूछा? डॉक्टर साहब, वजीर खजाना ला करके। डॉक्टर साहब, कल तक आपकी हुकूमत पेट्रोल बढ़ाने के ऊपर यह दिफा करती थी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल महंगा है, हम बढ़ाए बगैर कोई चारा नहीं है, हम बढ़ाएं, ऑपोजिशन हमें बताए कि क्या करें। और खान साहब एग्जाम्पल्स देते थे कि बहुत सारे ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान में सस्ता पेट्रोल है। आज जब PMLN गवर्नमेंट ने, इस अलाइड गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, तो क्यों आप लोग कह रहे हैं कि बैरूनी सरकार के आगे जो है, बैरूनी आकाओं के आगे आपने सर जो है झुका दिया, घुटने टेक दिए? आप ही के प्रोग्राम को ये आगे बढ़ा रहे हैं। ना बढ़ाएं आगे तो डिफॉल्ट कर जाए, तो क्या मुल्क डिफॉल्ट कर जाए? बहुत शुक्रिया फरीद रईस साहब, उम्मीद है कि आप मुझे बोलने देंगे और मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। देखिए, बात यह है कि जब हम बढ़ाते थे आज से 1 साल पहले, अगर हमारी तो आपके तो प्रोग्राम ही महंगाई पे होते थे। अगर 2 रुपए कोई चीज बढ़ जाती थी, अभी मैं नहीं देख रही किसी चैनल पे महंगाई पे बात हो, किसी चैनल पे ये नहीं हो रहा कि आप अवाम में जाएं, उनसे पूछें कि उनके क्या तासुरात हैं। 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, बम गिरा दिया अवाम पे, 30 रुपए आपने डीजल बढ़ा दिया, बिजली की कीमत 5 दफा आपने बढ़ाई है पिछले 6 हफ्तों में, और अभी आप और बढ़ाने जा रहे हैं। आटे की कीमत आपने बढ़ा दी। आप हर आदमी, बिजली जो इस वक्त नापैद है, 12 घंटे नहीं होती, मैं तो नहीं देख रही कि कहीं मीडिया पे इसके ऊपर शोर हो। तो देखिए, हमारे कहने की कोई बात नहीं है, आप अपने आप को भी देखिए कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या मवाजना इस बात का होना है कि इस हुकूमत में 36 में से 24 लोग बेल पे हैं और क्राइम मिनिस्टर और थीफ मिनिस्टर दोनों आज गए थे अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के जो उनके ऊपर इल्जामात और जो उनके साथ उनकी हियरिंग पे गए थे। देखिए, बात सुने, बात ये है कि ये जो इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत है, ये मिलजुल के इन्होंने 6 दफा पाकिस्तान पे हुकूमत की है। 6 दफा। हमसे पहले 21 IMF के प्रोग्राम यही लोग ले चुके थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जिन्होंने पाकिस्तान आप ही का IMF प्रोग्राम आगे बढ़ा है, गिद्ध ज़दा मुल्क बना दिया है। देखिए,
मैंने देख लिया है टेलीविजन पे, जब पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव बोलता है तो उसके लिए ना वक्त होता है ना उसको सुनने की बर्दाश्त होती है, लेकिन जब नून लीग वाले बोलते हैं या पीपल्स पार्टी वाले बोलते हैं तो उनके लिए बहुत सा दिल भी होता है, बहुत सा टाइम भी होता है। हमारे लिए नहीं होता, क्योंकि हम अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये तो अशराफिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या ये लंदन या यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वहीं से इनकी बागें हिलती हैं, वहीं ये दौड़ते हैं, वहीं ये फोन खड़काते हैं और उन्हीं की ईमा पे ये गुलाम इब्ने गुलाम चलते हैं। अच्छा, मैं आपको आपसे एक बात, सिर्फ एक बात देखिए, अभी इन्होंने पिछले 6 हफ्तों में सवाए अवाम पे महंगाई का बम और अवाम पे बहरान का बम गिराने के अलावा सिर्फ अपने जाती काम कराए हैं। एक बात, इन्होंने नैब का बिल लाया ताकि इनके केसेस खत्म हो जाएं। इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बिल लाए ताकि ये प्री पोल रिगिंग खुल के कर सके। एक बात, सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब, एक बात, और जो बाहर से हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए इन्होंने ये शुरू किया कि उनका पैसा तो 32 बिलियन जो वो हर साल भेजते हैं वो तो इनको हजम है, लेकिन उनका वोट इनको हजम नहीं है। मैं एक बात ऐड कर देता हूं और फिर आगे चलता हूं कर्नल साहब की जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, जिनको पाकिस्तान की अदालतों ने कहा कि ये चोर हैं, ये कन्विक्टेड मनी लॉन्ड्रर्स हैं, ये कन्विक्टेड इन्होंने मुल्क से चोरी की, उनको आप माशाल्लाह दोबारा मैं कर्नल आबिद लतीफ साहब की तरफ आ जाता हूं। डॉक्टर साहब, मैं कर्नल आबिद लतीफ साहब की तरफ आ जाता हूं। ऐसी मुझे सिर्फ ये जानना है, मैं एक बात ऐड करता हूं, इस पे आपसे बाद में आके भी लूंगा, मेरा जवाब मुझे नहीं मिला। अवाम आपके किस चीज को बेहतर माने? जब आप हुकूमत में थे आप कहते थे कि पेट्रोल जो है सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आज आपने कहा और आज आप ये कहते हैं कि इन्होंने पेट्रोल बम गिरा दिया, आज महंगा कर दिया। वही आईएमएफ का प्रोग्राम आपका था, उसको ये कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी की जो बाइंडिंग्स हैं उसको वो पूरा कर रहे हैं। कर्नल आबिद लतीफ साहब, ये मुझे बताइएगा, ये सूरत हाल जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये है क्या? किधर को किधर माने? यानी इस पार उस पार दोनों तरफ आके जो है वो बीच में अवाम पिसते हैं। एक ही जमात या मुख्तलिफ जमातें, पहले उनका नैरेटिव कुछ और होता है, अब बाद में नैरेटिव कुछ और होता है। ये सिलसिला है क्या, चलेगा कैसी है? जी बिल्कुल, जैसे आपने शुरू में कहा था जी अपने इंट्रो में, और जैसे अभी हाशमी साहब भी कह रहे थे और जैसे अभी डॉक्टर साहब भी कह रही थी, देखिए अभी देखने की बात यह है जी कि इस वक्त जो पॉलिटिकल डिवाइड है वो सारे कहते हैं सोसाइटी में पोलराइजेशन है, और उस पोलराइजेशन की वजह भी एक पॉलिटिकल डिबेट है, वो एक अलग चीज़ है। इस पर बात करने से पहले मैं ये कहूँगा कि ये अभी हमें ये देखना चाहिए जी कि इस वक्त हमारे मुल्क के क्या क्राइसिस हैं। अब वो क्राइसिस जिस वजह से भी बने, वो जो भी रीज़न थी, जो भी उसकी पॉलिटिकल रीजंस थी, नॉन पॉलिटिकल रीजंस थी, वो उनको अगर हम असाइड कर दें तो अभी आप देखें हम स्वेयर वाटर क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, हम स्वेयर एनर्जी क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, हम बहुत स्वेयर फूड क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। अब इन सारे क्राइसिस को अगर आपने हैंडल करना है तो उसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, और पॉलिटिकल कंसेंसस डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज ही वो इस काबिल होती हैं, या जो पॉलिटिकल गवर्नेंस का सिस्टम है उसी के थ्रू आप नेशन जो है इन क्राइसिस से निकल सकती है। कोई और डिस्पेंसेशन ब्यूरोक्रेटिक रिस्पांस के थ्रू आप इससे नहीं निकल सकते, क्योंकि ये पब्लिक का, इसमें आपको कंसेंसस चाहिए और पब्लिक की विल चाहिए, नेशन की विल चाहिए होती है। अब आप देखिए कि एक्चुअली जो पेट्रोल की कीमत है वो जाहिर है जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उनको भी बढ़ानी पड़ी, क्योंकि वो इसके अलावा कोई हल नहीं था। अभी जो गवर्नमेंट है उसको भी बढ़ानी पड़ी, क्योंकि आईएमएफ के कर्जे और एक जो आपकी डिपेंडेंस है वो ये आपको ट्रिगर करती है कि आप ये करें। लेकिन देखने की बात यह है कि जी पाकिस्तानी जो सोसाइटी है, जो पाकिस्तानी होता है, मेरा सवाल यही है कि क्रिटिसिज्म क्यों होता है, यही जमातें तनकीद क्यों करती हैं? क्रिटिसिज्म इसलिए होता है कि जो पॉलिटिकल नैरेटिविटी है हमारी कंट्री में, मैं ये समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कि हमारी कंट्री के अंदर जो है वो जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उस ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन इसलिए है कि जो पॉलिटिक्स है वो कंसेंसस की पॉलिटिक्स नहीं है। अब वो आई थिंक हमारे जितने अच्छे बड़े लीडर हैं, चाहे वो दोनों साइड ऑफ द डिवाइड के हैं, आई थिंक दिस इज द टाइम कि अब उनको बैठना चाहिए और बैठ के जो इश्यूज हैं स्टेट के, अब देखिए कि इस वक्त इंडस पूरे रिवर बेसिन के अंदर पानी नहीं आ रहा, 70% डेफिशिएंसी हो रही है सिंध के अंदर। अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा और ये पॉलिटिकल नैरेटिविटी का ब्रेकडाउन होता रहेगा और दोनों साइड से नए पॉलिटिकल मेटाफर्स आते रहेंगे और हम अपनी अपनी साइड का मेटाफर लेके पॉलिटिकल और उसके साथ हम डिबेट करते रहेंगे, जिस डिबेट के अंदर
जो है वो म्यूचुअलिटी नहीं होगी, जो डायलॉग नहीं होगा, राइट, तो आई थिंक फिर ये इश्यूज, ठीक है, साथ बैठना होगा, साथ बैठना जरूरी है और बगैर बैठे हुए मसला हल नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ यही कहते हैं और इमरान खान साहब को भी कहा कि आइए बैठिए मिलकर बात करें, लेकिन आज खान साहब ने यह कैटेगोरिकली कह दिया बैठूंगा उस वक्त जब इंतखाबात की तारीख दी जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो लॉन्ग मार्च था, जो मुतालबात की मंजूरी के लिए था, वो अगर डिस्पर्स हुआ, वो अगर वापस चले गए, वजूहात उसकी क्या थी और दोबारा किस तैयारी के साथ खान साहब इरादा रखते हैं आने का। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, एक दो सवाल है मेरे, मैं पूछूंगा, उसका जवाब दे दीजिएगा। खान साहब ने पेशावर में कहा 2 मुतालबात लेकर आऊंगा, उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक मुतालबा पूरा नहीं होता। खबरें तो ये गर्दिश कर रही हैं कि ये इसके पीछे डील हुई और डील के नतीजे में खान साहब वापस चले गए। और एक और मुबैना ऑडियो लीक हुई है जो कि मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी साहब की, जिसमें तहरीक एतमाद जब चल रही थी तब मलिक रियाज ने आसिफ अली जरदारी साहब को पैगाम पहुंचाया कि खान साहब मसालियत चाहते हैं और अदम एतमाद पर उनसे ताउन किया जाए। ये डील की बातें और ये तमाम चीजें पसे पर्दा जो चल रही हैं, क्या कहेंगी इस पर आप? जी बहुत शुक्रिया फरीद रईस साहब, आप मुझे बात कंप्लीट करने देंगे तो फिर मैं बात करूंगी ना। बात आधी होती है, आप उसमें इंटरप्ट करके दूसरे किसी के साथ शुरू हो जाते हैं, तो दिस इज नॉट वेरी गुड। बहरहाल देखिए जी, जिन लोगों का आप जिक्र करें ना, तो मैंने ये ऑडियो सुनी, मलिक रियाज और जरदारी साहब, इन दोनों की क्रेडिबिलिटी वही है जो मरियम नवाज की है, जिनकी ऑडियो लीक्स हर रोज लीक होती हैं। ये लोग अपने मुंह से तो सच बोल नहीं सकते, इनकी ऑडियो लीक्स में क्या सच होगा। दूसरी तरफ मलिक रियाज जो दुनिया में फाइलों के नीचे पहिए लगा के पूरा पाकिस्तान, इसी तरह उन्होंने एक बिलियनर, सुपर बिलियनर बन चुके। तो ऐसे लोगों की तो मैं ना गवाहियां मानने को तैयार हूं, जो खुद, जिनके ऊपर दुनिया के सबसे बड़े केसेस हैं, जिन्होंने कभी मुंह से ना, जरदारी साहब तो उनके बारे में कुछ कहना फिर आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो ये रहने दीजिए। यानी आप ये कहती हैं कि खान साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब से कोई मदद नहीं मांगी? देखिए कैलिब्री फॉन्ट, देखिए बात सुनिए। दूसरी आपने क्या बात की कि खान साहब डील, देखिए जी, डील करते हैं वो जिन्होंने NRO 1 लिया और जिन्होंने अब इंपोर्टेड हुकूमत लाई, डील करके NRO 2 लिया, जिन्होंने अपने केसेस, नैब के कानून बदले, अपने एसेट बियॉन्ड मींस खत्म करने के लिए केसेस, जिन्होंने डील की बाहर के फरंगियों से ताकि अपने यहाँ पे अपने आप को ले आया जाए। इस तरह का कोई मुल्क है जहाँ पे इस तरह घुसपैठिए आके बैठ जाए, जिनकी ना पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ हो, यानी एक गैर कानूनी, गैर आईनी पार्लियामेंट आपने बिठाई हुई है जिसमें 123 लोग हैं और उन्होंने क्या कानून साजी करनी है। एक अजीब किस्म का रबर स्टैंप है और ये एक इतना बड़ा मजाक पाकिस्तान का बन रहा है। एक ग्लोबल स्कैंडल है इस वक्त पाकिस्तान, और उसमें आपके एक्स प्रेसिडेंट जरदारी साहब अब आपके मुस्तनद हो गए हैं और जो क्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ। मतलब आप मुझे ये बताइए, सवाल का जवाब नहीं 22 करोड़ अवाम मेहनत कश लोग हैं, हलाल खाने वाले लोग हैं। इन हलाल खाने वाले लोगों के ऊपर आपने झूठे, चोर, लुटेरे, जो कि सिर्फ पाकिस्तानी दुनिया उनको जानती है, उनको आपने इस गरीब और मेहनत कश अवाम के ऊपर लगा दिया। मुझे मेरा तो जवाब लोगों को रोना नहीं आएगा तो क्या आएगा। और दूसरी बात ये कि अवाम के ऊपर जुल्म करके ये अशराफिया जो 2-3 हजार लोगों पे मबनी है, इन्होंने इस मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। मेरा जवाब नहीं आया डॉक्टर साहब। इनको डरना चाहिए कि अब ये जो तरीके हैं, ये पाकिस्तान में अब अदालत भी इसका नोटिस ले रही है और आप देखेंगे कि ये जो अंधेर नगरी चौपट राज है, ये ज्यादा देर नहीं चलना, इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे क्योंकि इनसे ये हैंडल नहीं चले। मैं आपसे, मेरे पास वक्त चूंकि कम है, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रही हैं। मैं चाहता हूं आप जवाब दें, लेकिन आप मौजू को किसी और तरफ ले जाती हैं। मेरे सवाल का जवाब मुझे चाहिए। मुझे आबिद लतीफ साहब ये बता दीजिए, जो डील की अफवाहें हैं, पीछे जो कहा जा रहा है कि इस धरने के खात्मे के लिए भी डील है, आपके पास क्या इत्तलात हैं इसके हवाले से? जी देखें, वो डॉन में आज एक स्टोरी आई है जिसमें ये कहा कि जी ये शायद कोई 3, जैसे आपने नाम लिया है, कोई पुराने चीफ जस्टिस साहब हैं, कोई एक बिजनेसमैन है, जी हाँ, और एक रिटायर्ड जनरल साहब है। कहा जा रहा है इम्प्लाइंग दैट कि जी शायद जो है आर्मी ने कोई कांटेक्ट करवाने की कोशिश की। देखें, बात यह है कि आर्मी को
बगैर वजह के पॉलिटिक्स में मैं तो समझता हूँ जी कि एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन को बगैर वजह के पॉलिटिक्स में नहीं घसीटना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर ये कहा जाए कि जी ये 6 दिन के लिए आर्मी ने या एक इंस्टीट्यूशन ने टाइम लेके दिया है और कल को जो है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि जी हम 6 दिन के बाद जो है वो ऐलान नहीं करेंगे, तो फिर ये कहा जाएगा कि जी जो एक वही इंस्टीट्यूशन है वो बैक ऑफ कर गया। हालांकि एक्चुअली बात ये है कि ना उसमें वो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व था, ये सारी स्पेकुलेशन की बेस पे होता है। अब दोनों साइड पे एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाता है, वही तो मैंने आपसे पहले कहा था कि देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ नैरेटिविटी। जब ये नैरेटिव, ये स्पेकुलेशन एक 3 बंदों का नाम लेके एक कहानी बना दी गई जी और वो डॉन में भी आ गई उसकी। अगर आर्मी ने या एक इंस्टीट्यूशन ने कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू देना हो तो उसके लिए वो एक स्पोक्स पर्सन है। एक रिटायर्ड जनरल तो जो है वो आर्मी का स्पोक्स पर्सन नहीं है जी, और उसका नाम लेके और 3 लोगों का लेके तो एक स्पेकुलेशन है। नाम तो किसी का नहीं लिया गया, लेकिन यही कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस एक मशहूर बिजनेसमैन और एक रिटायर्ड जनरल साहब है, तो नाम तो नहीं है। लेकिन मैं इसी हवाले से आपसे पूछना चाहता हूं, निहाल साहब की तरफ आता हूं। निहाल साहब, ये जो बातें इस वक्त हैं, आपकी वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगजेब साहब ने पहले कहा कि जनाब हम ऐसे लोगों से कोई डील शील नहीं करते, लेकिन मरियम नवाज साहब ने अपनी प्रेसर की, उन्होंने कहा जनाब हमारी बातचीत हुई है, आए हैं, ये हमारे पास गुफ्तगू हुई है। तो ये डील वील वाले मामला जो है पसे पर्दा हक़ाइक़ अवाम को बता देने चाहिए सामने हो क्या रहा है, यानी कि सब कुछ जो है वो पसे पर्दा चलता है, अवाम समझते कुछ और है, पीछे आप लोग कुछ और कर रहे होते हैं। फरीद भाई, मैं आपके तवज्जुह से मोहतरमा डॉक्टर साहब को, बहन है हमारी, उनसे गुजारिश करूंगा आप अपने दलाइल बताएं कि 3.5 साल में आपने क्या कहा। आप जब हमारी क़यादत पे गलत इल्ज़ाम लगा के बिलो द बेल्ट बात करेंगे तो फिर आपको पता है कि मैं ज़बान रखता हूँ। प्लीज़ आप अपने कारनामे बताएं और लीडरशिप पे जब नाम ले तो प्लीज़ एहतियात करें। मैं भी आपके लीडरशिप का नाम एहतियात कर ले रहा हूँ क्योंकि हमारी तरबियत है। अब जहाँ तक रह गया डील का या ढील का, जनाब आपको याद होगा इस मुल्क की मईशत के बेहतरी के लिए पहली तकरीर जब की शहबाज साहब ने कौमी असम्बली में बहैसियत कायद इख्तिलाफ, तो उन्होंने कहा आए मिल के इस मईशत को बेहतर करने के लिए साथ चलें। थे उन्होंने हाथ भी मिलाना का वारा नहीं किया किसी और भी करना नहीं किया, जबकि बिलावल साहब ने भी कहा कि कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम पाकिस्तान के लिए हर से बात करें, ढील या डील हम किसी से नहीं करते, ना डील करेंगे। इलेक्शन अपने वक्त पे होगा। मैं एक सवाल आपसे फरीद साहब कहता हूँ, क्या इलेक्शन करने से पाकिस्तान में बढ़ जाएंगे? क्या इलेक्शन हो जाने से सारे हमारे जो माशी मामला है वो ठीक हो जाएंगे? क्या इलेक्शन करा देने से महंगाई खत्म हो जाएगा? क्या इलेक्शन करा देने से जो चोर बैठे हुए वो चले जाएंगे? ऐसा नहीं है। राइट, यानी आप ये कहते हैं 2023 के अंदर इलेक्शन होंगे, लेकिन एक चीज और है जो आप भी नहीं बता रहे इस चीज के अंदर, कि इन्होंने कहा था कि ये आके बैठेंगे, यहां से उठेंगे नहीं, तो ये आने के बाद चले कैसे गए, यानी एकदम से एक एब्रप्टली ये खत्म कैसे हो गया। एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहबा, मुख्तसर बता दीजिएगा अब किस तरह की तैयारी से वापस आने का इरादा है आपकी जमात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो आप पहली बात ये जो आपने लीक्स की बात की, ये सब प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कल पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक एक बात बता दी कि किसी किस्म की कोई डील नहीं है, किसी किस्म की कोई इस किस्म की बात नहीं हुई। और साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि जिस तरह के वहाँ पे हालात थे, जिस तरह का तशद्दुद घर पे बैठे हुए लोगों के, बच्चों के, औरतों के ऊपर शेलिंग की गई, जबकि पुरअमन था सब कुछ, हर चीज को जिस तरह से राना सनाउल्लाह और गुलू भट्टो ने आग लगाई जाके ब्लू एरिया में और लाहौर में, जिस तरह से गाड़ियां तोड़ी गई, जिस तरह से लोगों को जूदो कोप किया उठा के, यानी ये क्या फस्ताई काम बन रहा है। जब हमारे जमाने में जब लॉन्ग मार्च हुए थे, भुट्टो ने किया, मरियम नवाज ने किया, मौलाना फजलुर रहमान आके बैठे रहे इस्लामाबाद में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने उनसे कहा आपको किस चीज की जरूरत है तो हम देते हैं। राइट, ठीक हो गया के मार्च इस तरह। राइट हो गया, ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। निहाल साहब, जब ये हुकूमत में थे आप सब आते थे, रुकावटें नहीं खड़ी करते थे, क्यों रुकावटें खड़ी की, और अब जब ये आएंगे फिर रुकावटें खड़ी करेंगे? 40 सेकंड सर। जी, हम आते हैं, टेबल आती है इस्लामाबाद को सजाने के लिए, ये आते हैं इस्लामाबाद को जलाने के लिए। तो अगर कोई अब जलाने आएगा, भले उसके पास मुंसिफ की पर्ची हो, हम अपने इस्लामाबाद को जलने नहीं देंगे।
अपने दारुल खुलाफा को दुश्मन के हाथों नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये दुश्मन का तो मंशा हो सकता है कि हमारे इस्लामाबाद खूबसूरत शहर को जलाएं, मगर हम अपना जान निछावर कर देंगे, इस्लामाबाद को सजा के दम देंगे, जलाने नहीं देंगे। ठीक है आबिद लतीफ साहब, आई हैड टू टेक अ पॉइंट फ्रॉम योर साइड, बट मुझे क्लोज करने का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच निहाल साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़का थैंक यू सो मच। आबिद लतीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।